ओके, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स जो हमने स्टार्ट किया है। तीन वीडियोज आई थिंक हम अपलोड कर चुके हैं अभी तक। सो दिस इज़ द नेक्स्ट वन, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशन्स की। अभी तक हमने आई थिंक कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस क्या है कोर्स के बारे में, देन हमने देखा था कि कंप्यूटर की आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या क्या है, और कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जिसको हमने रीड करना है, स्टडी करना है इस वाले कोर्स के अंदर। ठीक है, तो कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में आप सब ने सुना होगा। बहुत थ्योरेटिकल एक टॉपिक माना जाता है, और बहुत सारे एग्जाम्स में, चाहे डिग्री हो, डिप्लोमा हो, और वैसे भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, उनमें भी बहुत आता है। तो आई थॉट कि थोड़ा सा इसको एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको थोड़ा इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। जब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो ये समझिए कि व्हेन वी से कंप्यूटर जनरेशन्स, सो व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय दैट। तो कंप्यूटर जनरेशन का एग्जैक्टली मतलब क्या है, तो हमें ये बताना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल सी एक यही बात होती है, जनरेशन्स मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। और इनिशियली जब हम हार्डवेयर की बात कर रहे हैं तो हम क्या सोचते थे कि वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज। तो अभी इन IT वी हैव 3 पार्ट। कभी मत भूलिएगा ये वाली बात कि हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है एंड नेटवर्क भी है। तो हमें तीनों को साथ लेके चलना। देखिए, हम नेटवर्क नगेट्स हैं, ब्रांड है, हम नेटवर्क की बात करते हैं, बट नेटवर्क किस पे डिपेंडेंट है आप अगर सोचेंगे गौर से, सो दैट इज डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसी के लिए हमने ये कोर्स शुरू किया ताकि हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी अच्छे से जान पाएँ, इनके बेसिक एटलीस्ट हम जान पाएँ, ताकि नेटवर्क्स को और अच्छे तरीके से, इसकी फंक्शनिंग को, ट्रबल शूटिंग को, मेंटेनेंस को समझ पाए। राइट, तो हम अभी जो बात करते हैं वो एंटायर कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, जो दोनों से मिलके बनता है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर से। ठीक है, तो जो पहली जनरेशन रही है आपके कंप्यूटर्स की, ये वो दौर था, वो वक्त था जब आपके एनालॉग कंप्यूटर्स यूज होते थे ज़्यादातर। तो एनालॉग डिजिटल दो तरह के कंप्यूटर आते हैं। आजकल तो सब कुछ क्या है, डिजिटल। दैट्स वाई वी ऑलवेज से कि डिजिटलाइजेशन एंड ऑल, सब वो एज है, वो दौर है। पर पहले क्या था, एनालॉग। अगर आपको ना पता हो तो थोड़ा सा बता दूं, एनालॉग में और डिजिटल में क्या फ़र्क है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूं, आप समझ जाएंगे यहाँ पे। तो अगर आप लिखेंगे यहाँ एनालॉग मल्टीमीटर, और एक तरफ आप लिखेंगे डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे यहाँ से एग्जांपल देख के। सी, ये जो मल्टीमीटर है आपका, ये एनालॉग है, जिसमें वो सुई रहती है, वो सुई घूमती है, इस तरह की बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं इसके अंदर, बहुत सारी वैल्यूज़, स्मॉल वेरिएबल वैल्यूज़, जिनमें 0.1, 0.001, फिर 0.5, 0.5 के बाद 7, 8, 9, और फिर 1.0, 2.0, इस तरह से आता है। डिजिटल की अगर आप बात करेंगे तो आपको वो बीच की कोई वैल्यू नहीं मिलती, आपको डायरेक्ट नंबर्स मिलते हैं, 0, 1, 2, इस तरह से। ठीक है, तो ये बाइनरी पे काम करता है डिजिटल, और ये आपका नॉन बाइनरी पे काम करता है। इसमें सिर्फ 2 ही सेट ऑफ वैल्यूज हो सकती है, आइदर 0 और 1। तो अब कंप्यूटर्स के लिए 0 और 1 का मतलब क्या है भाई? ऐसा तो है नहीं कि बीच की वैल्यू हमने खत्म कर दी है, नहीं। एनालॉग में क्या होता था, मान लीजिए ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये कोई भी 2 पैरामीटर हो सकते हैं यहाँ पे। तो मैं अगर बोलूँ कि ये 0 से लेके और 1 गया है इस तरह से, सी, फिर ये इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, तो हो क्या रहा है, 0 से ये 0.1, 0.2, 0.5, 0.9, एंड फाइनली कहाँ पे गया, 1 पे। ठीक है, फिर हो सकता है कि ज़्यादा का भी हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे टाइम और वोल्टेज का ग्राफ बनाऊँ, तो किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए आपको 5 वोल्ट का यूज़ करना पड़ रहा है, तो एनालॉग आपको ऐसे लेके जाएगा, 0.0 वोल्टेज, 0.1 वोल्ट, 0.2, देन 1 वोल्ट, 1.1, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट तक लेके गया, फिर कम होता चला जाएगा, ऐसे ग्राफ आता है। पर डिजिटल में आप ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते। आप क्या करते हैं, इसको फास्ट करने के लिए प्रोसेसिंग को, क्योंकि डिजिटल सिस्टम्स अपनी प्रोसेसिंग पावर के लिए जाने जाते हैं, स्पीड के लिए जाने जाते हैं, एक्यूरेसी के लिए जाने जाते हैं। उसमें आप क्या करते हैं, इसको आई डोंट नो उसका एग्जैक्टली नाम क्या था, डिलिमिटिंग सर्किट था कि सेपरेटर लेवल वैल्यू, पता नहीं क्या था, पर एग्जैक्टली होता क्या था उसमें, 0 to 5 वोल्टेज जो आपका ग्राफ है उसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। कि जैसे जो लोअर वैल्यूज हैं 0 to 3 वोल्ट, उसको आप 0 से ही रिप्रेजेंट करवाते हैं, और 3 से जो आगे है 4 to 5 वैल्यूज, उनको आप 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सेपरेटर ग्राफ है, ये एक डिस्टिंग्विश पॉइंट है, एक बैरियर है बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल। तो यहाँ से डिजिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। अब वो कैसे करते हैं, वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, तो हम जनरेशन्स में बात करेंगे जब हम आईसीज प्रोसेसर्स वगैरह बनाने लगे 80s 70s के अराउंड, तब ये रेवोल्यूशन ज़्यादा आया था हमारा। ठीक है, तो इससे पहले आपका सारा क्या था, एनालॉग।
तो ये उस जनरेशन की बात हो रही है, इनिशियल जो कंप्यूटर्स थे आपके, और वो वैक्यूम बेस्ड थे। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, देखिए अगर एक बार, बहुत पुरानी फोटोज पड़ी है मेरे पास, इनमें से कुछ फोटोज हैं, जैसे आप ये, इनसे भी पहले की बात कर रहा हूं मैं, बट स्टिल यहाँ पे भी आप देखिए कितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं जिसके अंदर घुस के बंदा काम कर रहा है। आप देख पा रहे हैं, अंदर घुसा हुआ है उसके बिल्कुल, उन कंपोनेंट्स को, हार्डवेयर को चेंज करने के लिए। बिकॉज आपको अभी क्या है कि हम सिर्फ जस्ट कीबोर्ड के या इनपुट जो डिवाइस है ना, प्रिंटर के थ्रू हम वैल्यू चेंज कर दें तो आपको आउटपुट चेंज हो जाती है। पहले वो इनपुट चेंज करने के लिए आपको एक्चुअल हार्डवेयर चेंज करना पड़ता है, समझ पा रहे हैं? तो ये उस दौर की बात है। ओके, तो ये फर्स्ट जनरेशन हुई आपकी। सेकंड जनरेशन आई आपकी 59 मिड 60s के अर्ली टाइम में। और कब? जब ट्रांजिस्टर का आप क्या बोल सकते हैं, इन्वेंशन हुआ। तो ट्रांजिस्टर अगर आप देखेंगे, ट्रांजिस्टर्स वर इन्वेंटेड इन, आई थिंक 1949 50s के अराउंड ये इन्वेंट हुए होंगे। और उस टाइम के बाद धीरे धीरे अगर आप देखेंगे इसमें बदलाव आया, 1947 आई थिंक ना, हाँ ठीक है, 47 48 इसी के अराउंड था। अब धीरे धीरे जब काम करना शुरू हुआ तो 8-10 साल लगे, अब ट्रांजिस्टर बेस्ड डिवाइस आने लगे। फ़र्क क्या हुआ, अगर कभी भी आप देखेंगे जब जनरेशन्स की बात करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो कई सारी चीज़ें कंपेयर करते हैं। पहले तो है साइज़, मैंने आपको दिखाया अभी कि कितने बड़े बड़े, एक रूम से भी बड़े बड़े, पूरी एक बिल्डिंग के जितने कंप्यूटर्स होते थे, असेंबली होती थी। अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए, देख पा रहे हैं, पूरे के पूरे रूम्स, पूरे गोडाउन्स में ही। और ये आज के एक सिंगल पीसी जो है ना, उनसे कम काम करते थे, आप ये सोच के देखिए। तो बहुत रिवॉल्यूशन आया पिछले 50 60 70 साल में कंप्यूटर्स के और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। सो एनीवे, तो एक तो साइज की बात करते हैं आपकी, पहले बहुत बड़े थे साइज में, अभी बहुत रिड्यूस्ड है। उसके बाद फिर आपकी परफॉर्मेंस, बहुत कम काम करते थे पहले वाले, अब बहुत ज़्यादा काम करते हैं। दूसरा प्राइसिंग, पहले बहुत महंगे थे थोड़े से काम वाले भी, और अब बहुत सस्ते हैं। फिर आप बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, अब बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी। आजकल तो ऐसे ऐसे प्रोसेसर्स हैं जो 1 वोल्ट में भी नहीं लेते रन करने के लिए, ऐसी ऐसी रैम्स हैं जो 1 पॉइंट समथिंग वोल्ट पे चल जाती है, पहले ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे इसी वीडियोज़ के अंदर। तो ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रांजिस्टर बेस्ड पे क्या किया, और पहले वैक्यूम ट्यूब, टोटल एनालॉग वैक्यूम ट्यूब। अगर आपको याद ना हो तो अगर आप पुराने टीवी याद करें जो हमारे घर में होते थे, ओल्ड टीवी, CRT टीवीज, या फिर CRT वाले वो मॉनिटर भी देखे होंगे आपने पुराने कंप्यूटर्स के, P3 P4 के, है ना। तो ये उसी टेक्नोलॉजी पे काम करते थे, उनसे भी बड़ी बड़ी CRTs होती थी। ये तो फिर भी छोटी है, तब बहुत बड़ी CRT है। इसके पीछे का हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको बैक साइड ऑफ CRT, बैक साइड CRT टीवीज, तो ये देखिए इस तरह का मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर अगर आपने कभी खुली हुई देखी हो ना वो CRT, तो बहुत बड़ी एक लेंथी सा स्ट्रक्चर रहता है, बहुत पावर लेती है वो, है ना। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर बेस्ड आए, और उसके बाद ट्रांजिस्टर तो क्या था, सिंगल ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे आपने आईसीज को इन्वेंट करने की तरफ कदम बढ़ाया। आईसी क्या है, देखो ये ट्रांजिस्टर्स हुए, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स हैं, उनको मिला के एक ट्रांजिस्टर एक काम करता है, दूसरा ट्रांजिस्टर दूसरा काम करता है। ऐसे आपने मल्टीपल ट्रांजिस्टर मिलाए और बना दिया एक इंटीग्रेटेड सर्किट। ये अलग सर्किट, ये अलग सर्किट, ये अलग, और ये इनको मिला के आपने इंटीग्रेटेड मीन्स कंबाइंड, इकट्ठा सर्किट बनाया। अब ये कई सारे काम कर सकता है, एक ही बोर्ड है कई सारे काम कर सकता है। तो ये ज़्यादा फास्ट और इससे कम साइज का था, थोड़ा सस्ता था, प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, फिर आए आपके VLSI। अब इसी को आपने एनहांस किया, इस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया, और उसमें जब ये सर्किट्स आपके 5000 मतलब हज़ारों ट्रांजिस्टर आप मिला रहे हैं, यहाँ पे आपने लाखों ट्रांजिस्टर मिला दिए, मिलियंस ट्रांजिस्टर मिला दिए। 5th जनरेशन की जब आप बात करते हैं तो आप ULSI की बात करते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पे आप बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है। अगर आप डेप्थ में चलेंगे तो देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में। ओके, तो ये थोड़ी सी मैंने लिखी है थ्योरी, यहाँ पे पढ़ लेना। बाकी बातें वही है कि कैसे चलते थे, बहुत सारी हीट, और इंस्टॉलेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए था, और बार बार ये CRT ना फ्यूज़ हो जाती थी। तो बहुत मतलब कि हेड्स ऑफ है उन इंजीनियर्स को जो एक्चुअल में इस पर काम करते थे। भाई बहुत बहुत पेशेंस चाहिए होगी आई थिंक उस टाइम काम करने के लिए इन पर। ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव थे, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ही इनको अफोर्ड कर सकते थे, आपके और मेरे बस की बात इसमें नहीं थी। तो ये चलते थे मशीन कोड पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टोटली ह्यूमन अनरीडेबल थी, इसीलिए बोलते हैं कि
वही एक्चुअल इंजीनियर्स थे जिन्होंने इन कंप्यूटर्स पे काम किया होगा। बाई गॉड, आज तो हम तो सिर्फ क्या है, वही रीयूज एंड वही सब कर रहे हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे ये फीचर्स हैं। और एक ये एग्जांपल आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आता है। पहला कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट कंप्यूटर था ENIAC। सो मुझे इसकी फुल फॉर्म नहीं याद है, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा गूगल करके कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म फॉर ENIAC, है ना, ENIAC और ENIAC व्हाटएवर। IBM को आप हमेशा पाएंगे हर एक जनरेशन में। IBM ने जितना कंप्यूटर सिस्टम्स को दिया है, आई थिंक किसी ने नहीं दिया है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मामले में। जब हम 5th जनरेशन की बात करेंगे ना AI बेस्ड, तब भी हम IBM की बात करेंगे कि कैसे उनका AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर दुनिया बदल रहा है। बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट है इस पर, है ना, तो विल टॉक अबाउट दैट। सेकेंड जनरेशन आपका है 59 to 65। यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स यूज हुए, फास्ट हुए कंप्यूटर आपके। फिर यहाँ पे मैग्नेटिक कोर्स, और आई आपकी सेकेंडरी स्टोरेज की बातें। ठीक है, जो आपकी मैग्नेटिक टेप वाली थी मेमोरीज, वो प्राइमरी यूज होती थी, जैसे आजकल रैम हम प्राइमरी के लिए यूज करते हैं। सेकेंडरी डेटा स्टोर करने के लिए आप यूज करते थे हार्ड ड्राइव, कि अगर आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा है, बंद भी हो गया, तो कुछ डेटा आप स्टोर कर पाए बैकअप के लिए। और ये वो दौर था सेकेंड जनरेशन, अगर मैं आपको दिखाऊं, शायद मेरे पास कोई इमेज पड़ी होगी, कि जब इतनी बड़ी हार्ड ड्राइव आपके पास है सिर्फ 5 MB डेटा को स्टोर करने के लिए। तो होना चाहिए मेरे पास वो फोटो समवेयर, आई शुड हैव दैट। नो, ओके, लेट मी क्लोज दिस, और यहाँ पे ढूंढते हैं एक बार, होना तो जरूर चाहिए। दिस वन, ओके, शुरू में ही पड़ा था। तो आपने इंटरनेट पे भी देखा होगा, फेसबुक पे भी बहुत सारे लोग इंस्टा पे भी शेयर करते हैं कि ये जो हार्ड ड्राइव है ना, इतना साइज, ये सिर्फ 5 MB की हार्ड ड्राइव के लिए था, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। सो कैन यू बिलीव दैट, है ना। तो ये वो टाइम की बात हम कर रहे हैं। एंड यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई थी आपकी, जैसे फोर्ट्रैन एंड कोबोल, फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज, है ना। तो आजकल तो खैर इनका कोई अभी ज़माना रह नहीं गया, बट स्टिल आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेशली। ठीक है, नेटवर्क में जिसको जाना है उसको इतनी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे फैक्ट्स उनको पता हो ना पता हो, डोंट वरी। आपको ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो कंपोनेंट कौन से, किसका क्या काम है, एंड स्पेशली ट्रबल शूटिंग, राइट। थर्ड जनरेशन में क्या है, अच्छा यहाँ पे एक मेजर पार्ट है कि देखिए IBM फिर से है, और ये आपका एक फेमस कंप्यूटर था सेकंड जनरेशन का, यूनिवैक 1108, राइट। थर्ड जनरेशन में फिर आपके आए 65 से 71 तक। यहाँ पे हमने बात की इंटीग्रेटेड सर्किट्स की, कि जब आपने ट्रांजिस्टर, मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को मिला के, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर मिलाए और आपने एक सिंगल बोर्ड बना दिया, और वो बोर्ड बहुत सारे काम करता है, राइट। तो इस टाइम पे कुछ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई, और फिर कंप्यूटर की जनरेशन्स के चेंज के बाद आपकी प्रोसेसिंग और वो समझा, मैंने बताया था। देखिए, आप स्पीड की बात करेंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करेंगे, आपका वो पोर्टेबल है कि नहीं है उसकी बात करेंगे, जैसे पहले वाले पोर्टेबल तो थे ही नहीं, साइज़ बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, रिलायबिलिटी की बात करेंगे आप, और कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करते हैं, आपको AC की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा हीट लेते थे, बहुत ज़्यादा पावर पे काम करते थे, तो AC तो चाहिएगा ही चाहिएगा। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन में अगेन आप IBM की फिर बात कर रहे हैं। IBM का फिर एक कंप्यूटर है हनीवेल, यहाँ पे बहुत फेमस ब्रांड आया था, इसके बाद ही वो चला है ज़्यादा, मेरे ख्याल से फॉर्च्यून 500 में भी है, यस। फोर्थ जनरेशन में हमने बात की है किसकी, कंप्यूटर्स की, जो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर्स हैं, जहाँ पे हमने माइक्रो प्रोसेसर्स। तो यहीं पे 1971 में इंटेल ने 4004 4-बिट अपना एक प्रोसेसर लॉन्च किया था, जिसने दुनिया बदल दी, राइट। सो लाइफ चेंजिंग, टेक्नोलॉजी चेंजिंग रिवॉल्यूशन था ये बाय इंटेल। उसके बाद AMD मार्केट में आया, तो बहुत सारे आजकल इंटेल और AMD यही ज़्यादा हैं। वैसे मोटरोला ने भी बहुत सारे प्रोसेसर्स बनाए हैं, एंड यस, आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट अदर वेंडर्स, तो कई सारे वेंडर्स थे। अभी जो लॉन्ग लास्टिंग सबसे ज़्यादा किसकी बात चलती है, इंटेल एंड AMD की। ठीक है, तो ये फोर्थ जनरेशन हमारे प्रोसेसर बेस्ड थे। तो साइज बहुत कम हो गया था। इंडिया में भी अगर आप बात करें, जो गांधी परिवार था, इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी, आई थिंक, यस, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे स्वर्गीय, उस टाइम पे, उनके टाइम में एक इंडिया में कंप्यूटर रिवॉल्यूशन भी आया था 80s अर्ली 90s में। और ये वही टाइम था जब फोर्थ आपकी जो जनरेशन के कंप्यूटर्स थे जो चले। तो बहुत टाइम तक फोर्थ जनरेशन चलती रही, उसके बाद आपके आई थी फिफ्थ जनरेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे दुनिया के बहुत सारे देशों में
पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन। पीसी जो एक टर्म आई थी ये उसी दौर में आई थी। पर्सनल कंप्यूटर क्यों बोलते थे? क्योंकि ये पोर्टेबल था, छोटा सा कंप्यूटर था, आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह आराम से रख सकते थे, छोटा साइज है। और पाइपलाइन प्रोसेसिंग का मतलब है कि आप मल्टी प्रोसेस, एक काम एक टाइम पे और उसी के साथ दूसरा काम भी कर सकते हो। कंप्यूटर में कुछ टर्म आई थी IRQs, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। जब आप एक काम कर रहे हैं उसके बीच में एक रिक्वेस्ट डालिए कि मेरा दूसरा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको थोड़ा होल्ड करिए और ये काम पहले करो और उसके बाद फिर आप पहले वाला काम कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। तो यस, ये स्टार्टिंग थी उस टाइम की, उसके बाद बहुत सारे एडवांसमेंट आपके आए हैं, कोई एसी की ज़रूरत नहीं थी। यस, एक ये और पॉइंट है आपका, इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो ज़्यादा है पर इलेक्ट्रिसिटी कम लेता है, तो हीट कम होता है आपका। इनबिल्ट फैन लगे होते थे कंप्यूटर के अंदर, वही काम चला देते थे आपका। और इजीली अवेलेबल, तो बहुत पहले के कंपैरिजन में सस्ता हो गया था, बट अगेन काफ़ी महंगा था। धीरे धीरे बहुत टाइम लगा था इसको कॉमन पब्लिक तक आने में, स्पेशली इन इंडिया, है ना। फिर यहीं पे आपके आए थे सुपर कंप्यूटर्स। क्रे एक बहुत फेमस सुपर कंप्यूटर रहा है अपने टाइम का, और इसी के बाद बाकी आज शायद चाइना में है सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स। इंडिया के भी हैं, भारत एंड ऑल, परम है शायद एक, आई डोंट नो एग्जैक्टली, आप करिएगा गूगल कि इंडिया की सुपर कंप्यूटर्स कौन से, बट क्रे वाज द फर्स्ट वन। सो इट कैन बी द क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। क्रे की भी इमेज शायद हमारे पास पड़ी होगी, दिस वन। तो ये एक सुपर कंप्यूटर, बहुत स्लिम एंड स्लीक सा ये क्रे जो सुपर कंप्यूटर है ना, खुद ने ही अपनी फोटो ली थी, ये देखिए, ये वही फोटो बनी हुई है, ठीक है। ओके, एनीवे, देन फिर 5th जनरेशन कंप्यूटर हमारे पास आती है। इसमें हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं ये 5th जनरेशन के ही कंप्यूटर हैं। हम पैरेलल प्रोसेसिंग की बात करते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग भी अभी हमारे पास आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन जो ब्रेन है, जितने उसमें न्यूरॉन्स हैं, उसी के इक्वल हम एक प्रोसेसर बना पाए जिसके अंदर उतनी ट्रांजिस्टर, उतनी ही प्रोसेसिंग पावर, डिसीजन मेकिंग, इमोशंस एंड वो सब कुछ हम डाल सके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चेंज हो रही है, पाइथन, मशीन लैंग्वेजेस आ रही है, बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज चेंज हो चुकी हैं। तो यस, रोबोटिक्स की बात करते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स की बात करें। न्यूरल नेटवर्क ये वही है जब मैं कह रहा हूँ कि हमारे न्यूरॉन्स की तरह काम करने वाले ट्रांजिस्टर्स आप बनाएं। सो दोज आर न्यूरल नेटवर्क। जैसे हमारी न्यूरॉन्स काम करते हैं, हमारी जो नर्वस सिस्टम काम करता है, ऐसे ही आपके कंप्यूटर सिस्टम्स काम कर पाए, आपके ट्रांजिस्टर्स काम कर पाए, राइट। इमोशंस एंड वो सब जो क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस हैं वो कंप्यूटर्स खुद कर पाए अपने बेसिस पे। अपना डेटाबेस डाल दें उनके अंदर, अब मान लो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री डाल दें अगर एक कंप्यूटर के ब्रेन के अंदर, उसको बोल रहे हैं, उसको इस तरह से प्रोग्राम करें कि जैसे ह्यूमंस ने डिसीजंस लिए होंगे उस तरह के टाइम्स के अंदर, उस तरह की सिचुएशंस के अंदर, तो आप भी खुद से डिसाइड करिए। तो वो देखने लायक है। देखिए, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के अलग अलग थॉट्स हैं और अलग अलग उसमें विचारधाराएँ हैं। आपके बिल गेट्स कुछ बोलते हैं, और जो टेस्ला वाले हमारे एलोन मस्क भाई साहब हैं वो कुछ और बोलते हैं। कुछ लोग यहाँ से बाहर कॉलोनीज बनाने की बात करते हैं कि कंप्यूटर्स विल टेक ओवर, AI विल टेक ओवर एंड ऑल, ह्यूमन जनरेशन विल बी डिस्ट्रॉयड, तो टर्मिनेटर एंड ऑल, बहुत सारी बातें हैं, टोटल रिकॉल। तो आप देखिए कि हाउ द फ्यूचर विल अनफोल्ड कैसे। बट एक चीज़ तो तय है कि जितना एडवांसमेंट पिछले 10,000 सालों में, 50,000 सालों में नहीं हुआ होगा, उतना एडवांसमेंट हम पिछले 100-200 सालों में कर चुके हैं। इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। और जब हम बात कर रहे हैं आज माइक्रो प्रोसेसर्स की, इतनी फास्ट, और वो भी पिछले सिर्फ 50 से 70 सालों में, तो आने वाले 500 से 700 सालों में, आई डोंट नो। मुझे तो कई बार ये भी लगता है जैसे इंडिया में अभी ये प्रोटेस्ट और ये सब कुछ चल रहा है, चाइना में है और आपका रशिया में चल रहा है और अभी म्यांमार में है, तो क्या फ्यूचर होने वाला है हमारा? आई एम नॉट श्योर। कि अभी करते रहो भाई स्ट्रगल, अभी पावर के लिए, कंट्रोल के लिए। तो अगर हम एक थोड़ा सा, ये वैसा भी एटीट्यूड नहीं है कि भाई आप हार मान के बैठ जाएं या फिर आप लड़ना, फाइट करना बंद कर दें, बट नहीं, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट जीते या फिर फार्मर्स जीते, बट स्टिल कितने दिन टिकेगा? अल्टीमेटली क्या होने वाला है? मशीन्स टेक ओवर या ह्यूमंस विल विन? जो हमारी इमोशंस हैं जो हमेशा जीतता है, दे विल अगेन विन? या फिर कोई नया ही इवोल्यूशन होगा, मैन, वुमेन, इन सब से ऊपर कुछ ऐसा आएगा दैट विल बी द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमंस एंड मशीन्स? एंड सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। मुझे तो बहुत हैरत अंगेज सा लगता है, बहुत डर सा भी लगता है। एंड ओके, आई थिंक आई एम टॉकिंग टू मच। तो बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की, एंड दैट इज गोइंग टू बी विच वन? कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ओके, कितने तरह के कंप्यूटर्स हो सकते हैं, एंड देन आई थिंक इसके बाद सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, एंड लेट्स सी आफ्टर दैट व्हाट इज इन द
कोर्स। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।